एलोवेरा, घृतकुमारी, ग्वारपाठा हमारे देश का अनादिकाल का सस्य है। आयुर्वेद में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। अभी आधुनिक संदर्भ में इसका उपयोग ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि औषध में इसका उपयोग होने लगा है, कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग होने लगा है, सिर के शैम्पू में इसका उपयोग होने लगा है, फेस पैक में इसका उपयोग होने लगा है, पेट को साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत बहुत सारे इससे ज्यादा उपयोग है। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। कैसी जमीन होनी चाहिए, मैं अभी इस समय में बोलना चाहूँ, कैसी जमीन होनी चाहिए वो जरूरत ही नहीं, कैसे भी जमीन हो वहां ये ग्वारपाठा आपको मिलेगा। इसका फायदा आप उठाइए। यहाँ पानी अच्छा गिरता है, यहाँ ये कंटीला है या पथरीला है और ये रेतीला है, और जो आप डालिए वो यहाँ पैदा होता है। इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। ग्वारपाठा को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है, हम जमीन को थोड़ा लूज करने के बाद, इनको थोड़ा भुरभरा करने के बाद। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा को, ग्वारपाठा को लगाने के लिए, उसकी कृषि करने के लिए हमको जंगल को काटने की जरूरत नहीं है, हमको पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं है। जहां जगह मिले, वो छांव में हो, धूप में हो, वो पानी में हो या अकाल में हो, ये उगेगा ही उगेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां चाहे इसकी कृषि हम कर सकते हैं। हम उसके छोटे छोटे जो सस्य निकलते हैं, शक्कर निकलते हैं, को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है। हम क्या करेंगे, एक दो सस्यों के बीच में 1 फीट होना चाहिए, लेफ्ट में भी 1 फीट होना चाहिए, सामने भी 1 फीट होना चाहिए और पीछे भी 1 फीट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से फैल जाएगा। जो हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, हर किसान 2-2 एकड़ इसको डालेंगे, 100 किसान 200 किसान डालेंगे तो 1000 एकड़ इसमें हो जाएगा। ग्वारपाठा की खेती करना बहुत सरल है, सहज है, क्योंकि इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। केवल इसको नमी बरकरार रखे। नमी बरकरार रखने के लिए कभी जहां पानी की जरूरत है वहां पानी देते रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई की इसको जरूरत नहीं है। ये ग्वारपाठ की जड़ों को रक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी जड़ें बाहर आएंगी। ये इसकी जड़ों को बाहर आने से रोकने के लिए हमको मिट्टी चढ़ाना होता है। साथ साथ में इसका बार बार हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, और घूमते घामते हम उसकी जो खरपतवार निकालते रहेंगे, हम उसको देखते रहे। खरपतवार नहीं आएगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और उत्पाद ज्यादा होगा। किसान भाइयों,
रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। एक बार हमने लगा दिया, उसके बाद आप ये कामधेनु है, आप इसको इससे लाभ उठाते जाओ, मुनाफा उठाते। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, इस पर आप ध्यान दें। हम सब मिलकर आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत देने को तैयार हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जायद मौसम में प्रदेश के कई किसान करेला, लौकी, नेनुआ, कुम्हड़ा आदि की खेती करते हैं और अभी ये फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और कहीं कहीं फसलों पर फूल और फल लगने लगे हैं। ऐसे में फसल पर कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी खराब कर देते हैं। इसलिए इन कीटों की रोकथाम आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। कद्दू वर्गीय सब्जी हमारे बिहार में हम लोग जनरली जो गरम और जो हम लोग खरीफ जो फसल लेते हैं उसमें हम ज़्यादातर उगाते हैं। और इस फसल में जो है शुरू से लेके अंतिम तक बहुत सारे कीड़े का समस्या देखा जाता है, किसान द्वारा बताया जाता है। तो इसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कीट के बारे में हम बताएं जिसका नाम है लाल भृंग व रेड पम्पकिन बीटल। इनको हम कैसे पहचाने? ये लाल कलर का होता है व भूरा कलर का हल्का सा होता है देखने में। और ये आप देखिएगा जब शुरू में लगाइएगा 2 से 4 पत्ती में, ये पूरा पत्ते को ये चाट के चला जाता है। चाट के चला जाने का मतलब पत्ता में हरा पोर्शन का जो टिश्यू है वो पूरा खा के चला जाता है। सिर्फ पत्ते का जो वेन है सिर्फ वही दिखता है, दूर से लगता है जैसे पत्ता जला हुआ है, भूरा कलर का पत्ता हो जाता है। और ये 2 लीफ से 4 लीफ तक इतना डैमेज करता है जिसके कारण जो है पौधा में बढ़वार जो ग्रोथ है, ग्रोथ में बहुत हद तक इनका असर होता है। इनके कंट्रोल के लिए अगर हम जैविक विधि में जाए तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर घोलकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अगर हम रासायनिक विधि में जाना चाहें, रासायनिक विधि में बहुत सारे दवा है, जैसे क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो बाजार में नाक के नाम से आता है, उसका मात्रा 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करें बहुत हद तक कंट्रोल होगा। दूसरा दवा प्रोफेनोफॉस
2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करें, ये भी बहुत हद तक कंट्रोल देगा। उसके बाद थोड़ा सा जब पौधा बड़ा होगा, जैसे हम आपको बताएं, थ्रिप्स जो काला कलर का होता है व ब्राउन कलर का होता है, जो आँख में नहीं देख पाएंगे आप, वो पत्ते के निचले सतह पे रहता है, सुबह के जैसे बहुत एक्टिव रहता है। ये क्या करते हैं, पत्ते से नीचे पोर्शन से रस चूसता है, और ये जब रस चूसता है तो पत्ता का जो कलर है वो पहले हरा से पीला हो जाता है, छोप छोप होके, फिर साइड में ये भूरा कलर हो जाता है। कभी कभी ये वायरस डिजीज भी ट्रांसमिट करता है बहुत सारे पौधा में। तो इनके लिए हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, तो हमको शुरू करना पड़ेगा। बीज शोधन हम इमिडाक्लोप्रिड पर थायोमिथाक्सम जो बाजार में एक तरह के नाम से, इसका 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से बीजोपचार करें। अगर आप रासायनिक में आते हैं तो रासायनिक में बहुत सारा रासायनिक दवा है, जैसे मैं इमिडाक्लोप्रिड दवा बताया जो बाजार में कन्फीडर व एडवायर के नाम से जाना जाता है, 1 ml प्रति 3 लीटर। बाजार पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दे या फिर जलाकर नष्ट करे, जिससे इस रोग का फैलाव कम हो सके। इसके अलावा रोग अवरोधी किस्मों का ही चयन करे। बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बुवाई करे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा फसल को ही टारगेट करता है, जो फल मक्खी बोले, आप देखिएगा जो खीरा मिट्टी में सड़ा हुआ मिलेगा, जो करेला है छोटा पीला कलर हुआ है, जैविक में ही जाना पड़ेगा। जैसे हम नीम का ऑयल का बारे में बताए, गोमूत्र गोबर के बारे में बताए, यही छिड़काव आपको जब छोटा रहेगा फसल पौधा, बस फल जब छोटा रहेगा उसी समय से आपको छिड़काव करना। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसान हो जाता है। और इसके लिए सब लियोर, और ये जो है 100 मीटर के दूरी पे लगाना है, जिससे मेल जो फल मक्खी है इसमें फीमेल का गंधन रहता है, वो सोच के मेटिंग करने आता है, उसी में वो ट्रैप होकर गिर के मर जाता है। इसलिए इसके साथ कीटनाशी का भी जो है मिक्सचर रहता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए मुर्गी पालन एक मुनाफे वाले व्यवसायिक साबित हो सकता है। चूंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, और खासकर देसी मुर्गियों की बात करें तो आजकल इनकी कई नई प्रजातियां जो कि दुख ऐसी ही पालने के फायदे क्या क्या है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इसमें कृषि के साथ बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में, चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, लेकिन वो जरूर रखते हैं जिससे कि सालों भर उनकी एक आय आती रहे। इस क्रम में कहें तो अभी के संदर्भ में मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। और ब्रॉयलर के कहें या जो लेयर्स हैं अंडे के उत्पादन में कहें या बैकयार्ड पोल्ट्री में, तीनों ही जो है वो बहुत ही, यहाँ के लोकल नेम में 2 का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम।
एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सीम मतलब यहाँ के लोकल जो मुंडारी लैंग्वेज में सीम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसिम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसिम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। बिरसा की नई प्रजाति झारसिम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में एक साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दुगने वजन के होते हैं। ये एक साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां 60 किसान भाई जो हम बात कर रहे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रंग होता है बिल्कुल गांव के मुर्गियों के जैसा ही मिला जुला कलर होता है, कई मल्टी कलर्स के होते हैं जिसे देखने में ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं और इनका शरीर काफ़ी सुडौल होता है और बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये गांव के जो वातावरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। साथ साथ इसमें उसमें ब्रूडिंग ये सेकर नेचुरली जो हैचिंग होता है ना, ये चूजा भी निकाल लेते हैं, तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज होता है। झारसिम मुर्गी प्रजाति का विकास किसानों की आय में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से किया गया है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में यह प्रजाति अब बेहतर परिणाम दे रही है। झारसिम मुर्गी ब्रॉयलर और सामान्य देसी मुर्गी की तुलना में ग्रामीण परिवेश में सहजता से ज्यादा दिन रह सकती है। अनुकूल वातावरण नहीं रहने पर भी इस प्रजाति के मुर्गा मुर्गी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और इनके आहार के लिए भी अतिरिक्त दाना मिश्रण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी एग सेल जो ब्राउन कलर का उसी तरह का होता है, जिसके कारण बाजारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम घाटी इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। प्रदेश के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से सामान्य प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। झार से आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, इनके चूजे जब आप कहीं से भी परचेज करते हैं, ऐसे इनके चूजे आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चूजा ले जाते हैं तो ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान रखें, इसके साथ पोषण पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अतिरिक्त पोषण अगर आप देते हैं तो आपको बाकी जो देसी मुर्गियां हैं उनसे और भी बेहतर इसके परिणाम मिल सकते हैं। ये तीनों चीज को देखते हुए आप अपने आवास की व्यवस्था में जो परिवर्तन करना हो उसको आप अवश्य करेंगे तो आपको इसके क्षमता के अनुसार जो शरीर वृद्धि है वो मिलेगी और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव खेहरी, जिला भोजपुर के लोकेश मौर्य ने।
आपने फल बागों में फलों के सड़ने की समस्या की समाधान पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों जोहार। बहुत से किसान भाइयों का अभी प्रश्न आ रहा है कि सर पिछले साल ऐसा हुआ था कि आम और लीची के पेड़ में फल तो लग गए हैं, लेकिन मटर के दाने के आकार तक होते होते फल झड़ गए थे पिछले साल। अभी कुछ किसान भाइयों का आ रहा है कि झड़ने लगे हैं। तो बहुत अच्छा समय है अभी कि जो फल लग गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, पौधे से लगे रहें, तो फिर उनकी बढ़वार होगी और अंततः पूर्ण विकसित फल के रूप में मिलेंगे और अंततः उत्पादकता अच्छी होगी। तो किसान भाइयों अभी बहुत अच्छा समय है। आपका आम और लीची के फल जो हैं वो मटर के दाने के आकार के लगभग हो गए हैं या उससे छोटे हैं, तो फल न झड़े इसके लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कारण ये होता है कि जो फल डंठी से लगा हुआ, डंठल से लगा हुआ है, हम लोग उसको फ्रूट स्टॉक बोलते हैं, तो जो डंठी से लगा हुआ है तो वो छोटा छोटा फल ठीक से लगा रहे, मतलब उसका जो बंधन है वो ठीक से रहे, स्ट्रेंथफुल रहे, मजबूत बंधन रहे, तो झड़ेगा नहीं। दूसरा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कभी कभी ना हार्मोन की कमी या अधिकता से भी फल झड़ सकते हैं। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हो तब करें। आम के जो फल लगे हुए हैं जो मटर दाने के आकार या उससे छोटे हैं, या लीची के भी फल जो मटर दाने के आकार से छोटे हैं, उनमें आपको अब कैल्शियम सल्फेट और GA3 और NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे करना है। अब उसका डोज क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर अगर हम पानी ले रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेंगे कैल्शियम सल्फेट, और उसका स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल पे करते हैं। तो आपका फ्रूट ड्रॉप, जिसको हम फल झड़न कहते हैं, वो आप उसकी समस्या आम और लीची में बहुत कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी या शुरू ही नहीं होगी, आप समय से अगर स्प्रे कर देंगे तो। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त